हेलो वेलकम टू टीटी प्रिपरेशन। टीटी प्रिपरेशन में आपका स्वागत है। टेट प्रिपरेशन में आपका स्वागत है। आज हम सी टेट 2018 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज में सी टेट 2018 जो कि दिसंबर 2018 का पेपर था, 9 तारीख 12वां महीना 2018 में पेपर हुआ था। उसमें लैंग्वेज फर्स्ट के रूप में जो इंग्लिश थी, लैंग्वेज फर्स्ट पहली प्रथम भाषा के रूप में जिन्होंने इंग्लिश लिया था उनके लिए पेपर था। तो ये पेपर किसके लिए फायदेमंद होगा? जो लोग इंग्लिश के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या टीजीटी इंग्लिश के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, किसी एग्जाम एमपीटेड वर्ग 2 है जिसमें उनको इंग्लिश आएगी, या एमपीटेड वर्ग 3 है जिन्होंने जो लोग इंग्लिश सिलेक्ट करेंगे, या सीटेट के जो पेपर है जो लैंग्वेज सेकंड के रूप में इंग्लिश सिलेक्ट करेंगे या लैंग्वेज फर्स्ट के रूप में इंग्लिश सिलेक्ट करेंगे, उनके लिए ये इम्पोर्टेंट रहेगा। ये पेपर 91 से 120 तक क्वेश्चन है। 30 क्वेश्चन हम इस वीडियो में करेंगे और ये जो 30 क्वेश्चन है ये आपको मदद करेंगे सी टेट की एग्जाम क्रैक करने में या कोई अन्य आपके राज्य की टेट एग्जाम क्रैक करने में। और इसी पेपर का सी टेट दिसंबर 2018 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का जिन्होंने लैंग्वेज सेकेंड के रूप में इंग्लिश ली थी उनका भी पेपर मैंने सॉल्व करवा दिया है। तो वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, तो उस पर आप क्लिक करके लैंग्वेज सेकेंड के रूप में इंग्लिश का भी वीडियो देख सकेंगे। आइए अब शुरुआत करते हैं। 91 से 120 तक प्रश्न दिए हैं। पैसेज दिया है, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोइंग क्वेश्चन नंबर्स 91 to 99 by selection the correct or most appropriate options। पैसेज को पढ़िए और सही जवाब दीजिए इनके अणु से 99 तक जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है उनके, मतलब उचित उत्तर पर क्लिक कीजिए, ऐसा कहा है। आइए पैराग्राफ पढ़ते हैं। When it comes to structure, जो ढांचा है, घर है, that are both majestic and well fortified मतलब किलाबंदी या किला या अटैक से बचाने वाले घर। The classic European castle का मतलब महल होता है। is the pinnacle of design एकदम टॉप पर बनाए गए थे। जब हम ढांचे की बात करते हैं, स्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो बहुत बड़े और वेल फोर्टिफाइड मतलब किले नुमा होते थे। क्लासिक पुराने यूरोपियन महल जो है वो किले नुमा होते थे, मजेस्टिक होते थे, बड़े होते थे और एकदम टॉप पर बनाए जाते, किसी पहाड़ी पर या किसी ऊंची जगह पर बनाए जाते थे। आइए आगे बढ़ते हैं। Across the ages, castle changed, developed and eventually fell out of use, but they still command the fascination of our culture। समय के साथ महल में चेंज हुए, विकास हुआ, इवेंचुअली फेल आउट ऑफ यूज, अब वो उपयोग के बाहर है, बट दे स्टिल कमांड द फैसिनेशन ऑफ आवर कल्चर। पर फिर भी इनमें इंटरेस्ट अभी फैसिनेट है हम इनके प्रति कि पहले के लोग कैसे रहते थे या महल कासल जो है वो किले जो है वो कैसे बनाए जाते थे। तो इंटरेस्ट है हमें देखने जाने में और हमारे कल्चर का भी फैसिनेटिंग पार्ट है कि पहले के लोग, पहले के जमाने में लोग महलों में या किलों में रहते थे दुश्मन से बचाव के लिए। ऑफ कोर्स दुश्मन देशों से बचाव के लिए पहले युद्ध बहुत होते थे। Castles were originally built in England by Norman invaders in 166। 1066 में जो कासल जो है वो ओरिजिनली बनाए गए थे इंग्लैंड में। नॉर्मन इन्वेडर बाहर से आए थे, उनके द्वारा किले बनाए गए थे। एज विलियम्स द कंकरर advanced through England, he fortified key position to secure the land he had taken। कासल जो विलियम कॉन्करर थे इंग्लैंड के, उन्होंने ये किले नुमा स्ट्रक्चर बनवाए थे उनकी भूमि को बचाने के लिए और युद्ध क्षेत्र में महारत हासिल करने के लिए, युद्ध क्षेत्र में बढ़त के लिए, क्योंकि वो ऊपर रहते थे और जो सैनिक लोग है वो नीचे। ऐसे स्ट्रक्चर पहाड़ी पे बनाए जाते थे तो वो ऊपर से कुछ भी पत्थर वगैरह फेंक सके। पहले पत्थर, भाले और तीर कमान इनसे युद्ध लड़े जाते थे। ठीक, की पोजीशन लिखा है, की पोजीशन फोर्टिफाइड की पोजीशन टू सिक्योर द लैंड ही हैड टेकन। की पोजीशन पे रहते थे वो क्योंकि वो कासल बनाए उन्होंने तो ऊपर रहेंगे। कासल क्या है कि जो किले जो है वो
ऊंचाई पर बनाए जाते तो वहां से एडवांटेज मिल जाता था उनको युद्ध के दौरान। कासल ऑल्सो सर्व्ड एज बेस्ड ऑन ऑपरेशन फॉर ऑफेंसिव अटैक। एक होता है डिफेंसिव अटैक, एक होता है ऑफेंसिव अटैक। ऑफेंसिव अटैक मतलब आगे बढ़कर अटैक करना, नुकसान पहुंचाने का लेकर ही, नुकसान पहुंचाने की सोच कर ही आगे अपने को अटैक करना। और डिफेंसिव मतलब बचाव में। तो कासल ऑल्सो सर्व्ड एज बेसिस ऑफ ऑपरेशन फॉर ऑफेंसिव अटैक। जो किले हैं वो ऐसे ऑफेंसिव अटैक को बचाने में सहायक थे। ट्रूप्स वर समन टू ऑर्गेनाइज्ड अराउंड एंड डिप्लॉयड फ्रॉम कासल। ट्रूप्स मतलब टुकड़ियां, सैनिकों की टुकड़ियां वो समन की जाती थी, पूरे किले के चारों ओर डिप्लॉय की जाती थी ताकि दुश्मन से बचाव हो सके। In this way, Castle served both offensive and defensive role in military operation. इसी क्रम में जो किले हैं वो ऑफेंसिव और डिफेंसिव, बचाव के ने आक्रमण के रोल में, मिलिट्री ऑपरेशन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। फिर अगला, नॉट लिमिट टू मिलिट्री पर्पस, कासल also served as offices from which the Lord would administer control over his fiefdom. यहाँ तक ही नहीं, जो ये जो कासल है वो मिलिट्री पर्पस के लिए ही नहीं बल्कि ऑफिस के लिए, और जो लॉर्ड, जो राजा लोग थे वो एडमिनिस्ट्रेटर कंट्रोल के लिए, मतलब अपने राज्य पर, ये फिefdom लिखा मतलब राजा का राज्य, जो एरिया, जो क्षेत्र है, राजा का जो क्षेत्र है उस पर कंट्रोल स्थापित करने के लिए भी इनका उपयोग किया जाता था। ऊंचाई पे थे और सुरक्षित थे और राजा वहां से शासन चलाते थे। They would address dispute, handle business, feast and enjoy festives. They would address dispute है, कोई लड़ाई झगड़ा है, हैंडल बिजनेस को हैंडल करने के लिए, फीस्ट कोई समारोह कराने के लिए या त्योहार को एंजॉय करने के लिए इनका उपयोग करते थे और इन्हीं में रहते थे, अक्सर महल में रहते थे। इन दिस वे कासल सर्व्ड एज इंपॉर्टेंट सोशल सेंटर्स इन मिडीवियल इंग्लैंड। मध्य इंग्लैंड की में कासल जो है वो महत्वपूर्ण रोल, सोशल सेंटर का महत्वपूर्ण रोल निभाते थे। सोशल एक्टिविटीज होती थी वहां। कासल ऑल्सो सर्व्ड एज सिंबल ऑफ पावर। जितना बड़ा कासल होगा, जितना बड़ा किला होगा, उतना ज्यादा पावरफुल राजा माना जाएगा, ऐसा माना जाता था। जैसे जितनी बड़ी आपके पास कार हो तो उतने ही बड़े आप अमीर माने जाएंगे, उतने ही बड़े प्रतिष्ठित माने जाएंगे। हमारे प्रचलित समाज में कुरीतियां हैं। फिर The first castle constructed in England were made from earth and timber. यहाँ अर्थ से मतलब सॉइल है, मिट्टी है, और टिम्बर मतलब लकड़ी या वुड है। जो पहला किला था वो बना था इंग्लैंड में, किससे बना था? तो मिट्टी और टिम्बर मतलब अर्थ मतलब मिट्टी और टिम्बर मतलब लकड़ी, मिट्टी और लकड़ी से बना था। Those who constructed them took advantage for natural features such as hills and rivers. तो जिन्होंने जिन्होंने वह ये जो बनाया था, कासल जो बनाया था, उन्होंने नेचुरल फीचर जैसे कि नदी और पहाड़ और रिवर्स, नदियां, इनका बहुत महत्वपूर्ण उपयोग किया, भरपूर उपयोग किया। कासल जो है अधिकतर जो पुराने जो किले हैं वो नदियों के पास होते थे और पहाड़ी पर होते। फिर कहाँ, यहाँ तक देख लिया आपने। सिंस दिस कासल वर कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम वुड, दे वर हाईली सस्केप्टिबल। आगे पढ़ते हैं। समय जो कासल है वह वुड के मतलब लकड़ियों के बनते थे, वो हाईली सस्पेक्टेबल, रिस्की थे। ये यहाँ है, रिस्की टू अटैक बाय फायर। अब लकड़ी के बनते थे, लकड़ी और मिट्टी के, तो आसानी से आग पकड़ लेते थे। फिर wooden castle were gradually replaced by stone, which greatly increased the strength of these for fortification. However, being made from stone did not make this castle entirely fireproof. तो वुडन कासल जो है वो फायर पकड़ लेते थे, तो धीरे धीरे इनको बदलने की आवश्यकता महसूस हुई, क्योंकि दुश्मन सेना उधर से
तेल और इनसे अटैक कर रही और पूरा कासल जल जा रहा है, पूरा किला जल जा रहा है। तो उन्होंने महसूस हुआ कि कासल जो लकड़ी के बने हैं उनको रिप्लेस करके स्टोन मतलब पत्थरों के बनाए जाए ताकि वो जल्दी से आग नहीं पकड़े। लेकिन फिर भी ये जो है ये फोर्टिफिकेशन जो है ये बीइंग मेड स्टोन डिड नॉट मेक दिस कासल एंटायरली फायर प्रूफ। फायर प्रूफ नहीं हो पाए, क्यों नहीं हो पाए? क्योंकि इनके दरवाजे तो आज भी लकड़ी के थे, अभी भी लकड़ी के थे, मतलब अभी भी लकड़ी के थे, फिर फायर प्रूफ नहीं हो पा रहे। अटैकर कुड हर्ल फ्लेमिंग ऑब्जेक्ट इनटू द कासल थ्रू द विंडोज आर इग्नाइट द वुडन डोर्स। वो विंडो मतलब खिड़कियों पर और वुडन डोर जो है लकड़ियों के दरवाजे उन पर अटैक करके उनको जला देते तो अंदर घुस जाते थे। फिर द डिमाइस ऑफ कासल कैन अल्टीमेटली बी एट्रीब्यूट टू गन पाउडर। गन पाउडर से इन्हें बहुत खतरा था। ड्यूरिंग द 15th सेंचुरी 15वीं शताब्दी में आर्टिलरी का मतलब गोले तोप, ये जो लड़ाई के सामान इनको कहेंगे, became powerful enough to break through stone walls। जो तोपे है आर्टिलरी, जो तोपे है बंदूक है, जो बड़ी बड़ी बंदूकें हैं, वो क्या है इनफ पावरफुल थी कि वो जो लकड़ी के और जो स्टोन है पत्थरों के उनको ब्लास्ट करते। जो बॉम्ब है वो लकड़ यो किसी भी चीज पे जाए, मान लो स्टोन के घर ही हुए तो उनपे बॉम्ब फेंकेंगे तो फट जाएंगे। तो पावरफुल थे आर्टिलरी। फिर कहाँ आ गए हम? यहाँ स्टोन वॉल्स, मतलब पत्थरों की दीवारों को फोड़ने के लिए तत्पर थे, फोड़ने के लिए पावरफुल थे इतने आर्टिलरी। दिस ग्रेटली अंडरमाइंड द मिलिट्री रोल ऑफ कासल। Castle were then replaced by artillery forts that had no role in civil administration and country houses that were indefensible। अब ऐसा हो गया कि आर्टिलरी आ गए, तोप गोले आ गए, तो ये बचाने में सहायक नहीं हुए, तो इनको भी आर्टिलरी फोर्ट बनाने पड़े, उनमें ऊपर तोपे वगैरह लगवानी पड़ी। और ये बचाने में सहायक नहीं थे, इनडिफेंसिबल हो गए। थ्रू कासल नो लॉन्गर सर्व देयर ओरिजिनल पर्पस, रिमेनिंग कासल रिसीव millions of visitors each year from those who wish to experience this majestic vestige of a time long past। जो कासल है वो अधिक समय तक उनका जो ओरिजिनल पर्पस था कि वो बचाव में सहायक हो, उसमें खरे नहीं उतर पाए। लेकिन आज भी बहुत सारे लोग जो है वो इन बड़े बड़े कासल्स को, पुरानी यादों को, वेस्टिजेस मतलब पुरातत्व या पुरानी यादें जो विलुप्त चीजें, विलुप्त होने के कगार पर है, या जो पुरानी यादें हैं, पुरानी चीजें हैं, उनके बारे में लॉन्ग टाइम पास्ट इन पुरानी यादों को या पुराने जो इमारतें हैं उनके लिए आज भी ये आकर्षण का केंद्र है और लोग मिलियंस में इनको देखने जाते हैं। ठीक है, आपको ये समझ में आ गया पूरा पैराग्राफ? किसके बारे में था ये? तो फोर्ट के बारे में था, किलों के बारे में था कि पुराने जमाने में किले हुआ करते थे और ये बचाने में सहायक थे, और इनका पूरा हमने इतिहास जाना। ठीक है, अब आगे हम क्वेश्चन पढ़ेंगे। 91 नंबर का क्वेश्चन, 91 से 120 तक, ये 91 से कहाँ तक है इसके क्वेश्चन? तो 91 से तो 99 तक इस पैराग्राफ के आधार पर क्वेश्चन आएंगे, वे हम करेंगे। आइए देखते हैं पहला वाला। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लिखा है, नहीं है, नॉट अ फंक्शन ऑफ कासल एज एक्सप्रेस इन द पैसेज। जो पैसेज में दिया गया है वो फंक्शन नहीं है इन कासल का फंक्शन नहीं है पैसेज के आधार पर। हो सकता है इन ऑप्शन में से चारों ऑप्शन जो है कासल के फंक्शन हो या यूज हो, लेकिन जो पैसेज में नहीं दिया गया है वो हमें ढूंढना है। मतलब जो गलत है, जो पैसेज में नहीं दिया गया है वो हमें ढूंढना है, वही सही है। ठीक, कासल सर्व बोथ ऑफेंसिव डिफेंसिव पर्पस मटेरियल, सॉरी मिलिट्री, बिल्कुल सही है। ये ऑफेंसिव और डिफेंसिव आया है पैराग्राफ में। कासल सर्व सिंबल ऑफ पावर, बिल्कुल सिंबल ऑफ पावर। जितना बड़ा कासल, जितना बड़ा महल, जितना बड़ा किला, उतनी ज्यादा उसकी प्रतिष्ठा राजा की। ठीक, अब अगला,
कासल वर इम्पोर्टेंट सोशल सेंटर इन मिडिवियल इंग्लैंड। मध्यकालीन इंग्लैंड में जो कासल जो है, किले जो हैं, वो सोशल केंद्र थे, सामाजिक केंद्र थे। तो वहाँ त्योहार भी होते थे, अभी हमने देखा है, पैराग्राफ में पढ़ा है, त्योहार भी होते थे, फीस्ट भी होते थे, फेस्टिवल भी होते थे। फिर तीनों ठीक है, तीनों दिए हैं। चौथा वाला देखते हैं, कासल वर द प्लेसेस वेयर नाइट वुड कीप देयर बेस्ट हॉर्सेस। जो नाइट थे, जो नाइट एक पदवी थी इंग्लैंड में, जो जैसे अपने यहाँ कमांडर है, सेनापति है, ऐसे नाइट होते थे वहाँ राजाओं के लिए, राजाओं के अंगरक्षक कह सकते हैं इनको। तो उनके हॉर्स को रखने के लिए सॉरी, उनके घोड़ों को रखने के लिए था। तो ऐसा तो कहीं भी नहीं आया, तो जो गलत है वही सही है, चौथा वाला सही हो जाएगा। क्योंकि नाइट के हॉर्स को रखने के लिए, जो नाइट्स थे उनके हॉर्स को रखने के लिए नहीं था ये। फिर सॉरी, 92 नंबर का प्रश्न है, देखिए पैराग्राफ में से ही आया है। Which one of the following best describe the main idea of paragraph 2? पैराग्राफ 2 देखेंगे, इसका मेन आइडिया हमें बताना है। तो ये हुआ भैया यहाँ से यहाँ तक पैराग्राफ फर्स्ट, और यहाँ से तो यहाँ तक पैराग्राफ सेकंड। तो पैराग्राफ सेकंड का मेन आइडिया पढ़ेंगे। कासल वर ओरिजिनली बिल्ट इन इंग्लैंड बाय नॉर्मन इन्वेंडर इन 1066 as William the Conqueror advanced through England. He fortified key position to secure the land he had taken. Castle also served as basis of operation of offensive attacks. Troops were summoned to organized around and deployed from Castle. In this way, castles served both offensive and defensive roles in military operation. कासल किस लिए बनाए गए थे? तो भैया ऑफेंसिव डिफेंसिव अटैक से बचने के लिए बनाए गए थे और सुरक्षा के लिए बनाए गए थे। ठीक, ये दिया गया है इसमें। अब चार ऑप्शन पढ़ेंगे, इसमें देखेंगे कौन सा है पैराग्राफ 2 का मेन आइडिया। इट डिस्क्राइब हाउ एंड व्हाई विलियम द कॉन्करर टुक कंट्रोल ऑफ इंग्लैंड। इंग्लैंड पर कंट्रोल क्यों और कैसे किया, ये बताया गया है 92 का। फिर दूसरा देखेंगे, ये तो नहीं बताया गया है, उसमें तो ये बताया गया है कैसे भूमि को सुरक्षित करने के लिए। फिर इट एक्सप्लेन व्हाई कासल वर फर्स्ट बुल्ट इन इंग्लैंड। हाँ ठीक है, एंड द मिलिट्री पर्पस दे सर्व्ड, बिल्कुल ये वाला सही लग रहा है। इट शो हाउ नॉर्मन लॉर्ड्स वर ऑफ्टन स्कैर्ड एंड फ्रीक्वेंटली रिट्रीटेड, ये भी नहीं कहा गया है। इट डिटेल्स ऑल ऑफ द पर्पसेस दैट इंग्लिश कासल सर्व्ड, ये भी नहीं। क्या बताया गया है कि इंग्लैंड मिलिट्री पर्पस के लिए बनाया गया था ये, और बचाव के लिए बनाया गया था। फर्स्ट बुल्ट इन इंग्लैंड, कासल वर फर्स्ट बुल्ट इन इंग्लैंड, कैसे बनाया गया था, क्यों बनाया गया था, एक्सप्लेन किया है क्यों बनाया गया था ये। वाई कासल वर फर्स्ट बुल्ट इन इंग्लैंड, इंग्लैंड में क्यों बनाया गया था पहली बार। एंड द मिलिट्री पर्पस दे सर्व्ड, अपनी भूमि को बचाने के लिए बनाया गया था। और ऑफेंसिव डिफेंसिव अटैक के लिए, ऑफेंसिव अटैक से बचने के लिए, मतलब डिफेंसिव मोड के लिए बनाया गया था कि भैया हमारा नुकसान नहीं हो और हम ऊपर से बढ़त हासिल कर सके। 92 का कौन सा हो जाएगा? दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला आएगा तीसरा, 93 नंबर का प्रश्न आएगा। आइए पढ़ते हैं। आइए पढ़ते हैं। द ओरिजिनल कासल्स वर फर्स्ट मेड फ्रॉम अर्थ, अर्थ मतलब सॉइल, यहाँ सॉइल है, सॉइल, एंड टिम्बर मतलब वुड, लकड़ी। तो जो ओरिजिनल कासल है वर फर्स्ट पहली बार बनाया गया था मिट्टी और लकड़ी से। क्यों? क्योंकि इट टेक्स अ लॉट मोर टाइम एंड एनर्जी टू बिल्ड अ स्टोन कासल। उस टाइम तो पहला जो बना था कासल, पहला जो विचार आया था वो लकड़ी और मिट्टी से था। तो वहां कंपैरिजन के लिए स्टोन कासल तो थे नहीं, लकड़ी वो पत्थरों के किले तो थे नहीं। तो ये वाला पूर्णतः गलत हो जाएगा। दूसरा वाला ऑप्शन है
इट डिड नॉट अकर टू पीपल टू बिल्ड कासल आउट ऑफ स्टोन। पता नहीं था उनको कि ये स्टोन का भी बनता है। पीपल डिड नॉट रियलाइज हाउ वीक वुडन कासल वुड बी अगेंस्ट फायर। ये लोगों ने 93 नंबर का प्रश्न है। इट टेक्स लॉट मोर टाइम एनर्जी टू बिल्ड अ स्टोन कासल, बिल्कुल ठीक। और इट डिड नॉट अकर पीपल टू बिल्ड कासल आउट ऑफ स्टोन, ठीक है, उनको पता नहीं था स्टोन से बनाना है। वो उन्होंने रियलाइज भी नहीं किया कि वुडन कासल जो है वो फायर कैच कर लेंगे। फिर वुडन कासल वर प्रिटियर देन स्टोन कासल, ये तो बिल्कुल गलत है। तो इन तीनों में सही कौन सा हो जाए? टेक्स लॉट मोर टाइम एंड एनर्जी टू बिल्ड अ स्टोन कासल। उस समय क्या किया उन लोगों ने कि जो उनके, ये लिखा, द फर्स्ट कासल कंस्ट्रक्टेड इन इंग्लैंड वर मेड फ्रॉम अर्थ एंड टिम्बर। दोज हु कंस्ट्रक्टेड देम टुक एडवांटेज ऑफ नेचुरल फीचर्स सच एज हिल्स एंड रिवर्स टू इंक्रीज डिफेंसेस। उन लोगों ने क्या किया, इस पे ध्यान नहीं दिया कि किले को मजबूत बनाया जाए, इस पे ध्यान दिया कि वो एडवांटेज ले सके पहाड़ी का और नदी का, ताकि वो अटैक कर सके। तो उन्होंने ज्यादा सोच नहीं पाए वो, इसीलिए उन्होंने जल्दी जल्दी क्या किया कि लकड़ियों का, उस समय जो अवेलेबल थे उनके पास नेचुरल फीचर्स जो अवेलेबल थे, मिट्टी थी और लकड़ी थी उनके ही, उन्होंने कासल बना दिए। तो इसका क्या हो जाएगा सही जवाब? इट टेक्स लॉट मोर टाइम एंड एनर्जी टू बिल्ड अ स्टोन कासल। 93 का हो जाएगा पहला, कि लॉट मोर एनर्जी लगती थी और स्टोन कासल को बनाने के लिए। डिड नॉट अकर टू पीपल बिल्ड कासल ऑफ स्टोन, चलो ठीक है, ये तो पता था उनको। रियलाइज हाउ वीक वुडन कासल वुड बी अगेंस्ट फायर, ये भी पता था कि वुडन का बनाएंगे तो फायर तो लग ही जाएगी। और ये वाला तो बिल्कुल नहीं था कि वो अच्छा लगता है ये। तीनों में से सही जवाब पहला वाला हो जाएगा। अगला देखते हैं 94 नंबर का प्रश्न। आइए 94 नंबर का प्रश्न देखेंगे। लिखा है वुडन कासल वर कन्वर्टेड टू स्टोन कासल एज। जो लकड़ी के जो किले थे वो पत्थरों के किले में चेंज हुए। वुडन कैसे? एज, जैसे वुडन कासल टेक अ लॉन्ग टाइम टू बिल्ड। वुडन कासल जो है, लकड़ी के जो किले हैं वो ज्यादा समय लेते थे, तो ऐसा तो नहीं है, ये कम समय में बन जाते थे। ठीक, ये कम समय में बन जाते थे। वुडन कासल आर अनकंफर्टेबल, ऐसा भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं। स्टोन कासल ऑफर बेटर डिफेंस, ये जो पत्थरों के जो किले थे वो आसानी से आग नहीं पकड़ते थे। स्टोन कासल स्टे कूलर इन द समर, ये भी नहीं। स्टोन कासल ऑफर बेटर डिफेंस, डिफेंस अच्छा, बेटर, वो डिफेंसिव मोड में थे। जो पत्थरों के किले हैं वो लकड़ियों के किलों के बजाय ज्यादा मजबूत थे, डिफेंस करने में सहायक थे, और ज्यादा मतलब जल्दी आग भी नहीं लगती थी उसमें। तो तीसरा वाला सही हो जाएगा। अगला 95 नंबर का प्रश्न है। देखिए, which one of the following best explains how gunpowder was the नेमेसिस ऑफ ट्रेडिशनल कासल। जो गन पाउडर है उन्होंने ट्रेडिशनल कासल को कैसे बर्बाद कर दिया, ये हमें। वार, पहला वाला है, वार्स वर फोर्ट विद गन्स एंड हाइडिंग इन कासल वाज नो लॉन्गर नेसेसरी, 95 का है। पहला ऑप्शन ये दिया है। आर्टिलरी फोर्ट विद लार्ज कैनन, कैनन मतलब तोप, कैनन मतलब क्या होता है? तोप होता है, तोप। बिकम मोर स्टाइलिश देन ट्रेडिशनल कासल, मोर स्टाइलिश थे ट्रेडिशनल कासल से, तो स्टाइलिश स्टाइलिश की कोई बात नहीं हुई है। फिर तीसरा, डिफेंडिंग कासल ग्री डिफिकल्ट सिंस अटैकर्स कुड जस्ट शूट कासल डिफेंडर्स। तो डिफेंडर को अटैक कर देते थे वो, ऐसा कि। चौथा वाला, कैनन्स वर एबल टू नॉक डाउन स्टोन वॉल्स सो कासल ऑफर्ड लिटिल प्रोटेक्शन। जो तोप है वो बड़ी से बड़ी दीवार को भी, बड़ी से बड़ी स्टोन की दीवार को भी फोड़ने में सहायक थी।
तो इसलिए जो ट्रेडिशनल कासल्स हैं उनको गन पाउडर ने बिल्कुल बर्बाद करके रख दिया, क्योंकि गन पाउडर की मदद से तोप गोले फेंके जाते थे, तोप गोले जाकर ब्लास्ट करते थे और वो जो दीवारें हैं वो छिन्न भिन्न हो जाती थी। तो डिफेंसिव कोई मतलब का नहीं रहा, इसलिए चौथा वाला सही हो जाएगा। जो तोप वगैरह है उन्होंने नॉकआउट कर दिया स्टोन कासल्स को। अगला प्रश्न 96 नंबर का, आ जाइए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइटल वुड बेस्ट डिस्क्राइब द कंटेंट ऑफ दिस पैसेज। बेस्ट टाइटल कौन सा होगा इनमें से? ये दिया गया जो पैराग्राफ है इसका 96 नंबर का प्रश्न है। पहला वाला देखेंगे, विलियम द कॉन्करर ब्रिंगिंग कासल ऑफ टू इंग्लैंड। विलियम द कॉन्करर ने जो लाया कासल को इंग्लैंड में। डिफेंडिंग द कासल, टेक्नोलॉजीज यूज्ड टू डिफेंड medieval castles, a short history of castle, the rise and the fall of castle in England, or fancy living, learning about castle places and fortresses। तो इसका सही वाला क्या हो जाएगा? सही वाला ये हो जाएगा कि इसमें कासल के बारे में दिया है, राइज कैसे उनका उदय हुआ और कैसे उनका अंत हुआ उसके बारे में दिया गया, कि पहले लकड़ी के बने सॉरी पहले लकड़ी के बने, फिर धीरे धीरे स्टोन की जगह ले ली, फिर वो गन पाउडर का निजात हुआ उसकी मदद से, फिर ये बर्बाद हो गए, बर्बाद होने के कगार पे आ गए और इनके मेन पर्पस को पूरा नहीं कर पाया। तो शॉर्ट हिस्ट्री है कासल की ये। 97 नंबर का प्रश्न है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओपिनियन। इसमें से कौन सा ओपिनियन है, मत है, विचार है, और कौन सा विचार है, कौन सा मत है वो हमें बताना है। बाकी देखते हैं स्टेटमेंट क्या क्या दी गई है। 97 नंबर का प्रश्न है, स्टोन इज मोर रेजिस्टेंट टू फायर देन वुड। ये एक फैक्ट की बात है कि जो पत्थर है वो मोर रेजिस्टेंट होते हैं लकड़ी की बजाय। लकड़ी आसानी से जल जाती है, स्टोन नहीं जलते हैं आसानी से। फिर विलियम द कंकरर बिल्ट द फर्स्ट कासल इन इंग्लैंड। ये भी एक फैक्ट है कि विलियम द कंकरर ने पहला किला बनवाया इंग्लैंड में। इट इज अनफॉर्चुनेट दैट कासल नो लॉन्गर सर्व दैट देयर ओरिजिनल पर्पस। ये अनफॉर्चुनेट है कि जो कासल है उनको बनाया गया था, उनका वो ओरिजिनल पर्पस लंबे समय तक पूरा नहीं कर पाए। ये मत हो गया अपना एक। और कासल वर यूज्ड एज ऑफिसेस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ड्यूरिंग द मिडिल एज। मिडिल एज के दौरान जो किलों का उपयोग है वो ऑफिस के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए किया गया। तो ये भी फैक्ट है। तो ये फैक्ट, ये फैक्ट, ये फैक्ट। तो मत कौन सा है? मत ये वाला है कि जो भैया जो कासल थे वो लंबे समय तक उनके ओरिजिनल पर्पस जो था कि वो बचाव कर सके उस पर खरे नहीं उतर पाए। ये हमारा या किसी और का भी मत हो सकता है इस पैराग्राफ को पढ़ के। 97 नंबर का प्रश्न कर लिया। 98 नंबर के पे आते हैं। फिर अगला पढ़ते हैं, चूज अ वर्ड फॉर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस व्हिच मींस ऑलमोस्ट द सेम एज द वर्ड वेस्टिजेस यूज्ड इन द पैसेज। वेस्टिजेस का मतलब सेम मीनिंग वाला हमें इन ऑप्शन में ढूंढना है। वेस्टिजेस का मतलब है पुरानी यादें। पैराग्राफ में देखते हैं, आइए। यह आखिरी का पैराग्राफ है, ये लिखा है, दो कासल नो लॉन्गर सर्व देयर ओरिजिनल पर्पस, रिमेनिंग कासल रिसीव मिलियंस ऑफ विजिटर इसको देखने आते ईच ईयर, हर साल। दोज हु विश टू एक्सपीरियंस दिस मजेस्टिक वेस्टिजेस ऑफ टाइम लॉन्ग पास्ट। पुराने समय की यादों को, पुराने समय के कलाकृतियों को, यादों को वो सहेजने आते हैं। विजिटर जो है वो देखने आते हैं। तो यादें का सेम मीनिंग वाला वर्ड देखना है हमें। तो रिमाइंडर, ये है रिमाइंडर डालना, मतलब याद रखना। आउटस्कर्ट के फेरोगो के क्रिएट करना। तो यादें का सीधा मतलब है रिमाइंडर, रिमाइंडर यादों से
लिंक है, इसका इन दोनों का एक ही मतलब है। फिर 99 नंबर का प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है, ऐसे प्रश्न आने चाहिए। देखिए 99 नंबर का प्रश्न, चूज अ वर्ड विच सर्व एज द एंटोनिम। एंटोनिम मतलब विलोम शब्द, और एक और शब्द होता है सिनोनिम। क्या होता है? सिनोनिम। सिनोनिम मतलब पर्यायवाची। आप द वर्ड पिनेकल। पिनेकल मतलब टॉप पर। पिनेकल मतलब किसी ऊंचाई पर या टॉप पर। तो टॉप पर के लिए का उल्टा विलोम शब्द देखना है हमें। तो क्रिस्ट का मतलब है माउंटेन का टॉप, किसी पर्वत का टॉप। एपेक्स का मतलब किसी बिल्डिंग का ऊपरी हिस्सा है, किसी चीज का ऊपरी हिस्सा। स्टिपल का मतलब है चर्च के ऊपर का हिस्सा, और नादिर का मतलब है अनसक्सेसफुल या लास्ट वन, अंतिम या नीचे गिरा हुआ। तो ये पिनेकल मतलब टॉप पर, और अनसक्सेसफुल मतलब लास्ट वन मतलब सबसे निचला। तो इसका एंटोनिम हो जाएगा नादिर। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। ये 99 का हो गया। अब 100 से 105 तक एक पोयम दी गई है। आइए फटाफट पोयम देख लेते हैं। बड़ी अच्छी पोयम है, आइए देखते हैं। माई मदर बोर मी इन द सदर्न वाइल्ड। लोकेशन के बारे में बताया गया कि सदर्न वाइल्ड में हम रहते हैं। एंड आई एम अ ब्लैक, मैं एक ब्लैक आदमी हूँ। ब्लैक और व्हाइट अमेरिका में बड़ा, जैसे हमारे यहाँ जातियों में बटा हुआ है समाज, ऐसे वहाँ ब्लैक और व्हाइट में बटा है। व्हाइट जो है, व्हाइट सुप्रीमेसी, व्हाइट लोग अपने आप को सुप्रीम मानते हैं कि हम सबसे ऊपर है। और ब्लैक लोग वहाँ लाए गए थे पहले, अब वे वहाँ के नागरिक है। तो वो लोग जो व्हाइट लोग हैं, उन ब्लैक लोग, सभी व्हाइट लोग की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, लेकिन बहुत सारे व्हाइट लोग हैं और ब्लैक लोग को तुच्छ मानते हैं। तो बच्चा कह रहा है कि एंड आई एम अ ब्लैक बट माई सोल इज व्हाइट। मेरी जो आत्मा है, अंतरात्मा है, वो तो व्हाइट है और मैं एक ब्लैक हूँ, ब्लैक आदमी हूँ। व्हाट इज एन एंजल इज द इंग्लिश चाइल्ड। व्हाइट एज एन एंजल इज इंग्लिश चाइल्ड। जो व्हाइट है वो एंजल है, एंजल मतलब परी है इंग्लिश चाइल्ड की। बट आई एम अ ब्लैक एज इट ब्रेव्ड ब्रेव्ड ऑफ लाइट। मतलब मैं बिल्कुल लाइट नहीं मिल रही है मुझे, ऐसा कवि कह रहा है कि मैं ब्लैक हूँ, इसके कारण मुझे लाइट नहीं मिल रही है। माई मदर टॉट मी अंडरनीथ ऑफ अ ट्री एंड सिटिंग डाउन बिफोर द हीट ऑफ डेज। मेरी माता ने मुझे ट्री के नीचे पढ़ाया है, और नीचे हम अ, पढ़ाया है। मैंने नीचे रहकर पढ़ाई करी है, एक मिनट, नीचे रहकर पढ़ाई करी है, और सनी डेज में हीट से हम बचे हैं। ठीक, शी टुक मी ऑन हर लेप एंड किस मी। वो मुझे मेरी गोदी में सुला, अपनी गोदी में सुलाती हैं। हेलो हेलो, आवाज आ रही है आपको? माइक में थोड़ा अंडरस्टूड हो गया था। आइए देखते हैं। और मेरे माथे पे किस करती हैं एंड मुझे प्यार करती है। एंड पॉइंटिंग टू ईस्ट बिगन टू स्टे। लुक ऑन द, और पॉइंट करती हैं, लुक ऑन द राइजिंग सन। उगते हुए सूर्य को देखो। देयर गॉड डज लिव, जहां भगवान निवास करते हैं। एंड गिव्स हिज लाइट एंड गिव हिज हीट अवे, और अपनी प्रकाश और ऊर्जा और हीट सब दूर ट्रांसफर करते हैं। फ्लावर्स एंड ट्रीज एंड बीस्ट एंड मैन रिसीव, और जो पेड़ पौधे हैं, फूल है, एनिमल है, आदमी है, सभी इनको प्राप्त करते हैं। कंफर्ट इन मॉर्निंग, जॉय इन द नून डे, एंड वी आर पुट ऑन अर्थ अ लिटिल स्पेस दैट वी मे लर्न टू बियर एंड बीम्स ऑफ लव। हम यहाँ सभी समान रूप से प्राप्त करते हैं भगवान की उष्मा को, भगवान की जो कृपा है उसको, और हमें बीम ऑफ लव के साथ रहना चाहिए, सबके साथ मिलजुल कर एक जैसा व्यवहार करना चाहिए, फील ऑफ लव के साथ रहना चाहिए। एंड दिस ब्लैक बॉडीज एंड दिस सन बर्न फेस। ये ब्लैक बॉडी और सन बर्न फेस मतलब सूर्य की में जला हुआ फेस। इट बट इज बट अ क्लाउड, ये क्लाउड की तरह है। एंड लाइक अ शेडी ग्रो, पेड़ों के झुंड के कारण जो अंधेरा छा जाता है, वैसा तुम्हारा फेस है। ऐसा उनकी माता उसको, बच्चे को समझा रही है कि बेटा तू काला इसलिए है क्योंकि
तू एक बादल के समान है, और बादल जो है वो ऐसे ही थोड़े काले होते हैं, और तेरा जो फेस है वो इस कारण है क्योंकि वो पेड़ों के झुंड के बीच में जैसे अंधेरा छा जाता है वैसा छाया हुआ है। ठीक, अब इस पर आधारित प्रश्न है। केवल हमारे समाज में ही कुरीतियां नहीं है, अमेरिका जैसे विकसित राष्ट्र में भी ब्लैक एंड व्हाइट का आज भी चलता है, ब्लैक लाइव्स मैटर्स। तो कुरीतियां हर समाज में है, हमें अच्छाइयों को लेकर आगे बढ़ना है, और आप आगे जाकर शिक्षक रहेंगे तो किसी भी जाति पंथ, किसी भी कास्ट का बच्चा आपके पास आए, किसी भी धर्म का बच्चा आपके पास आए, तो आपको उसे समावेशी शिक्षा देना है, उसका सर्वांगीण विकास करना है, ना कि भेदभाव करना है। सभी बच्चे समान हैं आपकी नज़र में, और उनमें भी समानता का भाव जागे, आप ऐसे उनको पढ़ाएं, और आप उनसे किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं कर रहे हैं ऐसा उनको हमेशा जताते रहें, और सभी के लिए समान रूप से व्यवहार करें, ऐसा अपेक्षा मैं भी करता हूँ। हमारे देश की जनता भी आपसे यही अपेक्षा करती है, और हमारी भारतीय संस्कृति में तो सार्वभौमिक सह अस्तित्व पर विश्वास रखा गया है कि हम लोग जो है वो सभी के सह अस्तित्व में विश्वास रखते हैं, सभी का अस्तित्व हम यही चाहते हैं, ना कि हमारी सुप्रीमेसी बनी रहे, ऐसा हम बिल्कुल नहीं चाहते हैं। और टीचर को तो ये होना ही पड़ेगा, लोकतांत्रिक होना पड़ेगा, और टीचर की गोद में जो है वो प्रलय और निर्माण दोनों पलते हैं। तो आपने अगर बच्चे को सही शिक्षा नहीं दी तो वो प्रलय की ओर जाएगा, और आपने सही शिक्षा दी तो निर्माण की ओर देश आगे बढ़ेगा। आइए इस पर आधारित प्रश्न करते हैं। द लिटिल ब्लैक बॉय वॉज बोर्न इन, जो लिटिल ब्लैक बॉय है वो बोर्न इन पैदा हुआ है डिजर्ट में, कि सर्वेंट हाउस में, कि सदर्न वाइल्ड में, कि ईस्ट कोस्ट में। तो पहली लाइन में ही दिया है, देखिए कि माई मदर बोर मी इन सदर्न वाइल्ड, मेरी माता ने मुझे पैदा किया सदर्न वाइल्ड में। सदर्न वाइल्ड मतलब क्या, तो ये लोकेशन बता रहा है कि हम सॉरी लोकेशन बता रहा है सदर्न वाइल्ड के दक्षिणी ध्रुव पर, दक्षिणी प्रांत में हम पैदा हुए, दक्षिणी जगह हम पैदा हुए हैं, जो भी उसकी लोकेशन है। 101 नंबर का प्रश्न है, आइए देखते हैं। द लिटिल ब्लैक बॉय विश्ड दैट ही कुड बी, लिटिल ब्लैक बॉय की विश है, चाह रहा है वो कि वो क्या बने, वो क्या हो जाए। तो वो एजुकेट हो जाए, मतलब पढ़ा लिखा हो जाए, ओल्डर हो जाए, बुजुर्ग हो जाए, फ्री हो जाए, मुक्त हो जाए, या वाइट हो जाए। तो उसने कहा है, देखिए कि एंड आई एम अ ब्लैक, मैं ब्लैक हूं, बट ओ माई सोल इज वाइट, मेरी आत्मा क्या है, वाइट है। तो क्या होना चाह रहा है वो, वाइट होना चाह रहा है। क्या होना चाह रहा है, वाइट होना चाह रहा है। क्यों होना चाह रहा है, क्योंकि वो चाह रहा है कि अगर मैं वाइट हो गया तो मेरे साथ भी किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा, जो मैं ब्लैक होने के नाते सह रहा हूं। बच्चे का मन कोमल है, तो यही सोच रहा है। कोमल बच्चे क्या सोचते, कोमल मन के बच्चे सब कोमल मन के होते हैं, बचपन में जो सोचते हैं वो बता दिया उसने। फिर 102 नंबर का प्रश्न आएगा। द मदर ऑफ द लिटिल ब्लैक बॉय, जो मदर है और लिटिल ब्लैक बॉय की, से गॉड पुट पीपल ऑन अर्थ, उसके अनुसार उसने कहा है कि पीपल पुट भेजा है, पीपल ऑन अर्थ, पीपल लोगों को अर्थ में भेजा है, किस लिए भेजा है, टू लर्न टू एंड्योर हिज लव, to work off their sins, to prepare them for future trials, to learn how to treat one another as equal। तो पोयम की तरफ पुनः चलते हैं कि गॉड पुट्स ऑन अर्थ, ठीक है। My mother bore me in southern wild and I am a black, but oh my soul is white, white as an angel is the English child, but I am a black। अच्छा, उसकी मदर क्या बोल रही, my mother taught me underneath a tree and sitting down before the heat of days, she took me on her lap and kissed me, and pointing to the east began to say, look on the rising sun, there God does live, and give his light and give his heat away, and flower and trees, beast and man receive,
comfort in morning, joy in the noonday, and we are put on earth a little sweat that we may learn to bear and beam of love. हमें भेजा गया है पृथ्वी पर beam of love, मतलब सब जगह प्यार बरसाने के लिए। एंड दिस ब्लैक बॉडीज एंड सन, ये तो ठीक है, यहाँ से है अपना उत्तर। एंड वी आर पुट ऑन अर्थ अ लिटिल स्पेस दैट वी मे लर्न टू बियर एंड बियर द बीम ऑफ लव। हम सब जगह प्यार पहुंचाने के लिए बताया गया है। तो हाउ टू ट्रीट का बताया गया है कि कैसे ट्रीट करे, कैसे एक दूसरे से व्यवहार करे, इक्वलता का, समानता का, कि टू लर्न टू इंड्योर हिज लव, जो भगवान का जो प्रेम है वो चारों तरफ इंड्योर करने के लिए पहुंचाया गया है। तो टू लर्न टू इंड्योर हिज लव, इस बारे में गॉड ने हमें भेजा है। ठीक, उसकी माता ऐसा बता रही है कि सबसे हमें प्रेम होना चाहिए, ऐसा बता रही है। फिर 103 नंबर का प्रश्न है, द मदर ऑफ द लिटिल ब्लैक बॉय सेज हिज डार्क स्किन एंड फेस आर। वो लिटिल ब्लैक बॉय की जो मदर है वो कह रहे हैं कि तुम्हारे जो डार्क स्किन है, जो काली स्किन है, और जो तुम्हारा फेस है वो ब्लेसिंग है कि वेल है कि कोर्स है कि क्लाउड है। तो पुनः पोयम की ओर चलते हैं। एंड दिस ब्लैक बॉडीज एंड दिस सनबर्न फेस इज बट अ क्लाउड। ये क्या है? क्लाउड है, जैसे शेडी ग्रो, मतलब पेड़ों के झुंड के कारण जो अंधेरा छा जाता है वो है ये। तो बेटा तुम क्लाउड के समान हो, तुम बादल के समान हो, ऐसा उसकी माँ बच्चे को कह रही है। ठीक, 104 नंबर का प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है, देखिए मैंने लिखा भी है इसके लिए। द फ्रेज इज लाइक अ शेडी ग्रो, इज लाइक अ शेडी ग्रो जो लिखा है ये क्या है? ये जो वाक्यांश है ये क्या है? मेटाफर है कि स्माइली है कि एग्जाम्पल ऑफ एलिट्रेशन है या पर्सोनिफिकेशन? तो सबका मैं बता दूं आपको, पर्सोनिफिकेशन मतलब किसी ह्यूमन की तरह प्रेजेंट करना, किसी को ह्यूमन की तरह प्रेजेंट करना, ये पर्सोनिफिकेशन है। एन एग्जाम्पल ऑफ एलिट्रेशन का मतलब है सेंस अराउंड, सेंस साउंड। क्या लिखा है ये, एक मिनट पढ़ लेते हैं। एग्जाम्पल ऑफ एलिट्रेशन का मतलब है सेंस करना साउंड को, और मेटाफर में आता है एज, ये लाइक नहीं आता है मेटाफर में, और स्माइली में लाइक एज आता है। तो स्माइली है ये, क्या है ये? स्माइली, लाइक अ शेडी ग्रो, स्माइली है। ठीक, अगला देखते हैं 105 नंबर का, दिख रहा होगा आपको। थ्रू द फ्रेजेस एज इफ bereaved bereaved of light, bereaved of life, bereaved of light, the poet hints at। bereaved of light का मतलब क्या है? तो आपने देखा होगा पेड़ों का झुंड के कारण जो लाइट पड़ रही है, लाइट की कमी, लाइट की कमी, ये यहाँ लिखा है। bereaved of light मतलब बिल्कुल लाइट नहीं मिल रही है, लाइट की कमी हो गई है। तो यहाँ किससे सेंस बन रहा है? लाइट की कमी किस सेंस में कह रहा है बच्चा? पोएट ने क्या हिंट दिया है कि बच्चे में किसकी कमी है? लाइट की कमी है। बच्चा कह रहा है कि मेरे को लाइट नहीं मिल रही है, लेकिन बच्चा जो कह रहा है लाइट नहीं मिल रही, वो किस सेंस में कह रहा है, किस कारणवश कह रहा है, या उसका कहने का तात्पर्य क्या है? लो सेल्फ स्टीम ऑफ चाइल्ड, सेल्फ स्टीम, आत्मविश्वास की कमी हो गई बच्चे में। लेक ऑफ होप, आशा की कमी हो गई फ्यूचर को लेकर। कलर ऑफ द बॉय, वो कलर के कारण कह रहा है कि मैं ब्लैक हूँ, बच्चे दूसरे बच्चे व्हाइट है, इसके लिए उनको अलग सुविधाएं मिल रही, मेरे को सुविधाएं नहीं मिल रही, मेरे साथ भेदभाव किया जा रहा है। तीनों ही कारण है, तो ऑल ऑफ दी अबव हो जाएगा। 106 नंबर पे चलेंगे। 106 से 120 तक क्या है? ये पेडागोजी आ गई है हमारी 106 से 120 तक। आइए फटाफट फटाफट पढ़ते हैं इसको। आइकोनिक मोड ऑफ लर्निंग इज बेस्ड ऑन द सिस्टम ऑफ यूजिंग। आइकोनिक मोड किसने दिया था? तो जेरोम ब्रूनर साहब ने दिया था। कॉग्निटिव रिप्रेजेंटेशन के लिए 3 मेथड दी थी, एक इनेक्टिव मेथड, एक आइकोनिक मोड, एक इनेक्टिव मोड, आइकोनिक मोड, सिंबॉलिक मोड। इनेक्टिव मोड में क्या होता था? एक्शन
एक्शन कर करके बताते थे। आइकॉनिक मोड में इमेजेस का और डायग्राम का यूज किया जाता है, सिंबॉलिक मोड में सिंबल और वर्ड का यूज किया जाता था। तो आइकॉनिक मोड में किसका यूज किया जाएगा, इमेजेस और डायग्राम का, तो तीसरा वाला सही हो जाएगा। ठीक, वेराइटी ऑफ एक्टिविटीज आता तो किस में आता है, इनएक्टिव मोड में। सिंबल्स किस में आते हैं, सिंबॉलिक मोड। डिफरेंट टाइप ऑफ ग्राफ्स, ये किसी में नहीं आता, इमेजेस एंड डायग्राम। अगर ये ऑप्शन नहीं होता तो ये सही होता है आइकॉनिक मोड का। इमेजेस एंड डायग्राम किसके अंतर्गत है, तो आइकॉनिक मोड के अंतर्गत है। अगला 107 नंबर का प्रश्न है, दिख रहा होगा आपको। While reading of comprehension, we understand that some pairs are example of homographs. Which one the following is a homographs? होमोग्राफ्स का मतलब समझ लीजिए, जहां ग्राफ लिखा रहे, जहां क्या लिखा रहे, ग्राफ। तो ग्राफ का मतलब है लिखना, लिखने से आशय होता है। ग्राफ का मतलब हमेशा जानिए लिखने से आशय होता है। तो होमोग्राफ मतलब लिखने का। तो होमोग्राफ में क्या होती है, स्पेलिंग सेम होती है और मीनिंग डिफरेंस होता है। और होमोग्राफ की तरह होता है होमोफोन। होमोफोन या होमोफोन्स क्या होते हैं, होमोफोन में साउंड सेम होता है, साउंड प्रोनाउंसिएशन सेम होता है, लेकिन मीनिंग डिफरेंस होता है। तो इनमें से हमें बताना है कि स्पेलिंग तो सेम हो और मीनिंग डिफरेंस हो। तो वार्म, टेपिड, बीइंग नेदर टू हॉट नॉर टू चाइल्ड, ये लिखा है लेड। क्या लिखा है, लेड। लेड मतलब मेटल, मेटल है ना एक, लेड, पीबी से इसको डिनोट करते हैं। और लीड, लीड, लीड का मतलब गिव डायरेक्शन। तो देखो ये लेड है, स्पेलिंग सेम है, लेड और लीड की देखो स्पेलिंग सेम है, लीड और लेड स्पेलिंग सेम है। स्पेलिंग क्या है, सेम है। लेड और लीड स्पेलिंग सेम है और प्रोनाउंसिएशन अलग है। गिव डायरेक्शन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज होमोग्राफ। 107 नंबर का प्रश्न है। तो होमोग्राफ में स्पेलिंग सेम होती है, तो स्पेलिंग दोनों की सेम है, ठीक है। फिर लेड, लीड, गिव डायरेक्शन एंड डेड, मॉर्टल, ये तो अलग अलग हो गया, साउंड भी सेम नहीं हुआ इसमें, इसमें दोनों साउंड भी सेम नहीं हुआ। वार्म, टेपिड, ये भी सेम नहीं है। अब ये होमोग्राफ्स की, और ये लिखा है मेल और ये मेल, ये भी मेल है, ये भी मेल है, ठीक। इसमें क्या था, लेड और लीड, इसमें मेल मेल। इसमें क्या साउंड सेम है, देखो साउंड सेम है, साउंड सेम है, तो ये क्या हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, होमोफिन्स। क्या हो जाएगा, होमोफोन्स। क्या हो जाएगा, होमोफोन। और ये लेड स्पेलिंग सेम है, एलईडी और एलईडी, लेड और लीड, ये इनकी स्पेलिंग सेम है, स्पेलिंग सेम होगी तो क्या हो जाएगा, ये होमोग्राफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, होमोग्राफ, ठीक। ग्राफ मतलब लिखना, तो दूसरा वाला सही हो जाएगा। और ऑप्शन में अगर क्वेश्चन में दिया होता कि होमोफिन निकालो, होमोफिन बताओ, तो होमोफिन कौन हो जाता, होमोफोन, होमोफोन कौन हो जाता, तो मेल वाला हो जाता है। मेल, 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 दोनों का साउंड सेम आ रहा है, मतलब ये वाला होमोफोन हो जाए, ठीक। अगला प्रश्न 108 नंबर का, 108 नंबर का प्रश्न है। नीचे स्टाइल लिखा है, ठीक है, देख लेते हैं। अ साइट वर्ड इज वोकेबलरी आइटम, इज अ वोकेबलरी। साइट वर्ड क्या होते हैं, तो द, ए, मी, हु, यू, जिनको अलग से पहचान करने की आवश्यकता नहीं होती बच्चों को, जो पढ़ते पढ़ते उनको समझ में, अंडरस्टैंडिंग में आ जाते हैं, जो शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, उन्हें साइट वर्ड कहते हैं। तो पहला, दैट नीड प्रॉपर विजुअल अंडरस्टैंडिंग टू द ऑफ कॉन्टेक्स्ट। प्रॉपर विजुअल अंडरस्टैंडिंग की आवश्यकता होती है तो नहीं है, तो पढ़ते पढ़ते उनको मतलब इनहेरेंट है, उनको पढ़ते पढ़ते अभी से, बचपन से लेकर अभी तक पढ़ते आ रहे हैं, द, ए, एम, ए, मी, हु, यू, ये सब, तो ये सब पढ़ते आ रहे, वो तो उनको अलग से इनका इंट्रोड्यूस करने की आवश्यकता नहीं है इनको, ठीक। 108 नंबर का प्रश्न है। अगला देखते हैं। देट, इसका दूसरा ऑप्शन, देट इज टू बी लर्न बाय हार्ट, हार्ट से याद किया जाता है इनको, बिल्कुल नहीं। फिर दैट द रीडर रिकॉग्नाइज एंड फाइंड मीनिंगफुल ऑन साइट, देखो साइट आ गया शब्द, साइट विदाउट अ कॉम्प्लिकेटेड एनालिसिस। कॉम्प्लिकेटेड एनालिसिस की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि देखते साइट मतलब देखते ही उनको आ जाता है इनका मीनिंग, तो ये वाला सही हो जाएगा। द, दैट हेल्प्स इन जजिंग एंड द इफेक्टिवनेस ऑफ ऑथर स्टाइल, कोई इफेक्टिवनेस का इनको वो
इनका कोई ज्यादा रोल नहीं है। इनका रोल ये है खाली कि इनका अलग से रोल क्या, साइट वर्ड का मतलब ये है कि उनको अलग से बच्चों को पढ़ाने की आवश्यकता नहीं होती, उनको पहले से उनका मीनिंग बताने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि वो बच्चे शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। इन वर्ड्स को साइट वर्ड वो कहलाते। 109 नंबर का प्रश्न देखते हैं। Which one of the following methods is suggested for teaching grammar at primary level? प्राइमरी लेवल पर आप ग्रामर टीचिंग करेंगे तो कौन सी मेथड से? डिडक्टिव मेथड मतलब निगमन विधि, टेक्स्ट बुक मेथड पाठ्य पुस्तक मेथड, और इंडक्टिव मतलब आगमन विधि, मतलब पहले उदाहरण से नियम की ओर, उदाहरण से नियम की ओर, ये नियम से उदाहरण की ओर है। ये ट्रांसलेशन मेथड मतलब वो ट्रांसलेट वाली मेथड। तो ग्रामर जो है वो प्राइमरी लेवल पर आप इंडक्टिव मेथड उदाहरण से नियम की ओर जाएंगे तो इंडक्टिव मेथड वाली करेंगे आप, मतलब पहले उदाहरण देंगे बच्चों को, फिर नियम की ओर लाएंगे। जैसे नाउन पढ़ाना है तो आप नाम बताते जाएंगे, इसका नाम ये है, ये कंपास में क्या नाम लिखा है, तो ये नटराज लिखा है। पेन का क्या, पेंसिल का क्या नाम है, तो ये पेंसिल का नाम नटराज थी हमारे टाइम पे। अब डूम्स वाली पेंसिल भी आ रही है, रबर का नाम डूम्स है। ये सब आप बताएंगे और उनको नियम की ओर लाएंगे कि हर जिसका भी, जिस किसी वस्तु का भी नाम है या किसी व्यक्ति का, जीवित व्यक्ति का, वस्तु का, स्थान का नाम है, उसको हम क्या कहेंगे बच्चों? तो संज्ञा कहेंगे, नाउन कहेंगे। और नाउन ऐसे उनको पहले उदाहरण दे देंगे बहुत सारे। तो ये प्राइमरी लेवल पर हमें करना है। 110 नंबर का प्रश्न देखते हैं। चार ऑप्शन दिख रहे हैं, देखिए। फ्लावर्स एंड हैज रिगार्डेड विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्किल्स एज प्रॉब्लम क्रिएटिंग एंड सॉल्विंग? प्रॉब्लम क्रिएटिंग एंड सॉल्विंग स्किल कौन कौन सी है? कौन सी है? तो लिसनिंग है, स्पीकिंग है, रीडिंग है, राइटिंग। तो ये बड़ा फैक्चुअल क्वेश्चन है। प्रॉब्लम क्रिएट और सॉल्विंग स्किल, फॉलोइंग स्किल्स फ्लावर एंड हेज के अनुसार इनमें से कौन सी स्किल जो है वो प्रॉब्लम क्रिएटिंग, प्रॉब्लम को क्रिएट करने वाली, और सॉल्विंग स्किल दोनों है? ये है राइटिंग वाली। इनके अनुसार राइटिंग वो है स्किल है जो प्रॉब्लम क्रिएट भी कर देगी और सॉल्व भी कर देगी। 110 नंबर का प्रश्न है, ये फैक्चुअल क्वेश्चन के अंतर्गत आते हैं। ये याद है तो आप कर पाएंगे, नहीं याद है तो नहीं कर पाएंगे, सिंपल है इनका। फाइंड आउट द फंक्शनल वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग। फंक्शनल वर्ड क्या होते हैं? फंक्शन वर्ड क्या होते हैं? तो दे हेल्प इन जॉइनिंग द मीनिंगफुल वर्ड। ये हेल्प करते हैं जोड़ने में, मीनिंगफुल वर्ड्स को आपस में जोड़ने में। जैसे एग्जांपल हो गया इज, एम, आर, बट, ये वाले सब क्या है? फंक्शनल वर्ड है। तो इसमें चैंपियन फंक्शनल वर्ड है, हैंडसम है, सीजिंग है, एंड है। तो देखो इज, एम, आर, बट, और कौन सा हो सकता है? तो एंड वाला हो सकता है, एंड वाला फंक्शन वर्ड है। ये वाक्य को जोड़ने में सहायक होता है। माता और पिता दोनों के चरण स्पर्श करे तो माता पिता को जोड़ने वाला शब्द क्या है? और। एंड। व्हाट डू यू मीन बाय रिव्यू? रिव्यू का मतलब क्या होता है? रिव्यू से क्या आशय है? गेस है कि एवोल्यूशन है कि क्रिटिकल एवोल्यूशन है, एवोल्यूशन है कि असेसमेंट है? तो आकलन है कि क्रिटिकल आकलन है कि असेसमेंट में भी आकलन है? गेस मतलब गेस करना। तो 112 का है। अब रिव्यू का मतलब क्या? आप बच्चे कॉपी चेक कर रहे हैं तो कॉपी चेक करने के बाद रिव्यू करेंगे, मतलब कैसे करेंगे? तो गोला लगाएंगे, गोले के ऊपर सही वाला लिखेंगे, बच्चे को बताएंगे। तो क्या कर रहे हैं आप? क्रिटिकल इवोल्यूशन कर रहे हैं। क्रिटिकल इवोल्यूशन हो जाएगा। 113 नंबर का प्रश्न है, कंटेंट वर्ड आर कार्ड। कंटेंट वर्ड किसे कहते हैं? मीनिंग, कंटेंट मतलब मीनिंगफुल वर्ड किसे कहते हैं? तो जैसे एक एग्जांपल मैंने दिया है कि आई एम अ टीचर, आई एम अ डांसर, आई एम, या आई एम की जगह यू आर करो, यू आर अ पोएट, और बहुत सारे उदाहरण ले लो। अब इसमें से कौन सा वर्ड है जिसको हटा देने से पूरा मीनिंग छिकर बिखर हो जाएगा? आई एम अ, टीचर मिटा दूं तो आपको पता चलेगा कि मैं कौन हूं। टीचर हटा दिया, डांसर हटा दिया, पोएट हटा दिया, तो क्या पता चलेगा? मीनिंगफुल वर्ड क्या है जो मीनिंग प्रदान करे, सेंटेंस में मीनिंग प्रदान करे। तो टीचर मीनिंग प्रदान कर रहा है, डांसर मीनिंग प्रदान कर रहा है, पोएट मीनिंग प्रदान कर रहा है। तो यही वर्ड जो है, यही वर्ड कंटेंट वर्ड कहलाते। तो फंक्टर कहलाते, ग्रामेटिकल वर्ड कहलाते, लेक्सिस वर्ड कहलाते, एम्प्टी वर्ड कहलाते। तो लेक्सिकल वर्ड कहते हैं इनको जो जिनके हटने से पूरे वाक्य का
मीनिंग ही चेंज हो जाएगा। या मीनिंगफुल वाक्य नहीं बन पाता उसके बाद, वो वर्ड हटा देने के बाद, तो लेक्सिकल वर्ड वो वर्ड है जो मीनिंगफुल वर्ड होते हैं या जिनकी वजह से सेंटेंस में मीनिंग आता है, समझ में आता है कि वाक्य कहना क्या चाह रहा है। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। दिख रहा होगा आपको। 118 नंबर का प्रश्न है, अकॉर्डिंग टू द ऑब्जर्वेशन इन द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क एनसीएफ 2005 की बात की गई। इंग्लिश इज और ये खाली जगह दी गई, लैंग्वेज इन इंडिया। इंग्लिश इज द लैंग्वेज इन इंडिया, सेकंड लैंग्वेज है इंग्लिश, फॉरेन लैंग्वेज है, फर्स्ट लैंग्वेज है, ग्लोबल लैंग्वेज। तो पहली है जो भी मातृभाषा, वो मातृभाषा जो भी है वो पहली फर्स्ट लैंग्वेज, सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश को रखा गया है, थर्ड लैंग्वेज हम अपने इधर संस्कृत है और की जगह दूसरी भी हो सकती है, तो सेकंड लैंग्वेज में रखा गया है एनसीएफ के अनुसार, एनसीएफ 2005 के अनुसार। फिर अगला, क्योंकि थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला हमारे इधर चलता है। 119 नंबर का प्रश्न, पहले ये पढ़ लेते हैं, रीड द एक्सचेंज पहले पढ़ लेते हैं। टीचर बोल रहा है, शेल वी गो आउट टू द गार्डन एंड फाइंड आउट द नेम्स ऑफ दोज फ्लावर्स नियर द कॉरिडोर। क्या हम बाहर गार्डन में जा सकते हो, और क्या हम बाहर गार्डन में जाएं और फ्लावर जो कॉरिडोर में जो फ्लावर है उनके नाम खोजे? तो स्टूडेंट कहते हैं यस यस ये, यस यस ये, यस यस ये। तो टीचर बोलती है टीचर बोलती है यस मैम प्लीज, यस मैम प्लीज। बच्चा बोल रहा है यस यस ये, तो टीचर बोल रही यस मैम प्लीज। टीचर उनको बता रही है कैसे बोलना है, यस मैम प्लीज, यस मैम प्लीज, ये टीचर बता रही है। तो हियर द टीचर, टीचर क्या कर रही है, हियर द टीचर, टीचर क्या कर रही है, तो ये हमें बताना है। पढ़ते हैं पहला, रिलेटेड लैंग्वेज फंक्शन विद पोलाइटनेस। वो लैंग्वेज फंक्शन रिलेट कर रही है बच्चों को पोलाइटनेस के साथ, कैसे बोलना है हमें। मेक अ पोलाइट सजेशन टू स्टार्ट रीडिंग, पढ़ने के लिए कह रही है तो नहीं, पढ़ने के लिए नहीं कह रही, पोलाइट सजेशन दे रही, पढ़ने के लिए नहीं। कंफर्म एंड स्टूडेंट रिक्वेस्ट, ये भी नहीं कि रिक्वेस्ट कर रही है बच्चों से, तो मैम क्यों कहेगी बच्चों? अगर ऐसा कहना होता तो यस स्टूडेंट प्लीज ऐसा बोल देती। ऑफर्स एन अल्टरनेटिव लैंग्वेज एक्टिविटी, अल्टरनेटिव लैंग्वेज भी एक्टिविटी नहीं कर रही, देखो वो यस यस कह रही है, यस मैम कह रही है, वो पोलाइटनेस बता रही है, कुल मिला के रिलेटेड लैंग्वेज फंक्शन बता रही है कि ऐसे बोलना चाहिए बच्चों, ये टीचर बता रही है। अगला प्रश्न 120 नंबर का लास्ट प्रश्न है, ये वाले नहीं किए क्या हमने? अच्छा 114 वाले नहीं किए, चलो 120 वाला प्रश्न आखिरी में करेंगे, पहले 114 वाला कर लेते हैं। अच्छा हम डायरेक्ट यहां से आ गए। क्लोज मीनिंग, क्लोज मीन्स, क्लोज का मतलब है फिनिशिंग है, मिसिंग पार्ट है, कि क्लोज है कि असेसिंग है। तो अरे यार एक मिनट, क्लोज, क्लोज सेटअप का क्या मीनिंग है? तो 114 नंबर का प्रश्न है, क्लोज सेटअप का मीनिंग है मिसिंग पार्ट। जो क्लोज मतलब मिसिंग पार्ट, ये पेडागोजी से संबंधित है टोटल। फिर द लास्ट स्टेज ऑफ राइटिंग, कौन सी पेडागोजी? तो इंग्लिश के शिक्षा शास्त्र से संबंधित है। द लास्ट स्टेज ऑफ राइटिंग, राइटिंग की लास्ट स्टेज क्या है, लिखने की लास्ट प्रक्रिया क्या है? कंट्रोल्ड राइटिंग, कंट्रोल मैनर में राइटिंग करना। गाइडेड राइटिंग, गाइडेड मतलब गाइड करना, अभी भी गाइड कर रहा है। फ्री राइटिंग मतलब अपने मन से लिखना, मन से लिखना। या एडवांस राइटिंग मतलब ऐसी राइटिंग जो डायरेक्ट छपने के लिए भेज दी जाए, तो ये हो गई लास्ट स्टेज ऑफ राइटिंग, जो डायरेक्ट छपने के लिए भेज दी जाए। 116 नंबर का प्रश्न है,
लिखा है द प्रोसीजर ऑफ अल्फाबेटिक मेथड। अल्फाबेटिक मेथड है इंग्लिश में, उसका प्रोसीजर क्या है? पहले लेटर आएगा, वर्ड आएगा, फ्रेज आएगा, सेंटेंस आएगा। ये वर्ड, फ्रेज, सेंटेंस, पैराग्राफ, लेटर, वर्ड, सेंटेंस, पैराग्राफ, लेटर, वर्ड, फ्रेज, पैराग्राफ। तो अल्फाबेटिक मेथड में क्या आएगा? सबसे पहले 116 नंबर का प्रश्न है। सबसे पहले वर्ण आएगा, फिर शब्द आएगा, लेटर मतलब वर्ण, फिर शब्द, फिर वाक्यांश और फिर वाक्य आएगा। तो पहला वाला सही हो जाएगा, लेटर आएगा। लेटर सबसे पहले आएगा और सेंटेंस सबसे बाद में आएगा, ये बस याद रखिए आप, बाकी समझ जाएंगे आप अपने आप, क्योंकि वर्ड तो लेटर के बाद ही आता है। ठीक, अब 117 नंबर का प्रश्न है। यू आस्क व्हाट हैज माय गवर्नमेंट डन फॉर यू, आई कैन आंसर इन 2 वर्ड अलॉट। तुमने पूछा कि हमारी गवर्नमेंट ने हमारे लिए क्या किया, तो मैं तुम्हें 2 शब्दों में उत्तर देता हूँ। द क्वेश्चन पुट अप हियर इज, क्वेश्चन जो है वो क्या कह रहा है, क्या पुट कर रहा है यहाँ पे? रेटोरिकल पुट कर रहा है, स्टाइलिश्ड पुट कर रहा है, प्रॉम्प्ट पुट कर रहा है कि एक्सप्लेनेटरी? एक्सप्लेन कर रहा है तो नहीं कर रहा है, प्रॉम्प्ट भी नहीं कर रहा है, स्टाइल के बारे में बात नहीं कही गई इसमें, है ना। कम शब्दों में बात बताई गई कि तुम्हें बताना पड़ेगा कि मैं क्या क्या करा है गवर्नमेंट ने। तो ये रेटोरिकल पार्ट है। ठीक, फिर अगला 117 के बाद 118 वाला हमने कर लिया है, 19 वाला भी कर लिया, 20 वाला आखिरी लास्ट क्वेश्चन हम करेंगे। लिखा है Which one of the following helps in learning the second language without using printed text? Printed text का मतलब टेक्स्ट बुक हो गई या कुछ हो गया, तो उसके बिना सेकेंड लैंग्वेज को पढ़ाने के लिए, सीखने के लिए क्या हेल्प करेगा? नेचुरल अप्रोच हेल्प करेगी, लैंग्वेज इमर्जन हेल्प करेगा, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड हेल्प करेगी, सिचुएशनल अप्रोच हेल्प करेगी। चारों ही सही लग रहे हैं। तो हम क्या करेंगे इसमें कि जो सबसे कम सही है उसको हटाते जाएंगे, एलिमिनेशन मेथड का उपयोग करेंगे 120 नंबर के प्रश्न में। ग्रामर ट्रांसलेशन नहीं करेंगे पहले सिखाने के लिए सेकंड लैंग्वेज को। फिर सिचुएशनल अप्रोच और नेचुरल, पहले सिचुएशन बनाएंगे तो ये भी नहीं, ये भी थोड़ा उचित नहीं। नेचुरल अप्रोच के लैंग्वेज एक्विजिशन हो जाए, उसको अपने आप ऐसा वातावरण बनाए, तो ये भी सही लग रहा है और ये भी सही लग रहा है। तो दोनों आ जाए जब ऑप्शन में ऐसे, तो लैंग्वेज इमर्जन सबसे सही जवाब हो जाएगा, नेचुरल अप्रोच नहीं। इस बेसिस पे नेचुरल अप्रोच, अगर लैंग्वेज इमर्शन यहाँ नहीं होता तो हम नेचुरल अप्रोच की तरफ जाते कि प्राकृतिक अप्रोच हम अपनाते। ठीक, क्योंकि नेचुरल अप्रोच के थ्रू ही हम लोग मातृभाषा वगैरह सीखे। ठीक, 120 नंबर का प्रश्न हो गया, दूसरा वाला ऑप्शन सही है इसका। ठीक है, ये पेपर हो गया है सीटेट 2018 का, पेपर 1 दिसंबर 2018 का, जिनमें लैंग्वेज फर्स्ट के रूप में इंग्लिश के 30 क्वेश्चन हमने किए हैं। अब लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर देना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और इसी तरह के अन्य वीडियोस के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब आप करते रहिए। आगे आने वाले वीडियोस में हम कोशिश करेंगे कि एमपीटेट की सीडीपी थ्योरी, सीडीपी में बहुत लोगों को बहुत सारी समस्या है, तो एमपीटेट में हाल ही में 2018 में 19 में एग्जाम हुई थी, फिर 2022 में भी हुई थी, तो इनके जितने भी सीडीपी के क्वेश्चन है हम एक सीरीज बना देंगे। सीटेट की सीरीज भी चलती जाएगी और वो सीरीज भी हमारी चलती जाएगी, ऐसा हम प्रयास करेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। लाइक शेयर सब्सक्राइब आप करते ना, फॉलोवर्स सब्सक्राइबर बढ़ाने की आवश्यकता हमें अत्यंत जरूरी है। तो आप लोगों को सहयोग मिलता रहा तो हम अन्य वीडियोस लाते रहेंगे। और मेरे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए, व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ आपको पीडीएफ और टाइम टू टाइम आपको अपडेट्स मिलती रहेंगी। और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर जरूर सेट कर लीजिए, तभी जाके आपको नोटिफिकेशन हमारी मिलेंगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।